Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu editorial analysis with the Hindu and Indian Express for 21st of June 2020. तो 21 जून 2020 का हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे और इंडियन एक्सप्रेस का एक टॉपिक देखेंगे बहुत अच्छा, जो प्रीलिम्स में भी आपके लिए यूजफुल रहेगा. एक एक करके देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, जिनको टेम्स पोर्टल ज्वाइन करना है या नीचे हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनकी लिंक दी है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन इट बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. अब मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ, आज के क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. ये मेंस एनालिसिस के लिए आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे. पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि द कोविड-19 हैड अ मच वर्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन देन दैट ऑन मेन. कोविड-19 हैज़ मच वर्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन देन दैट ऑन मेन. तो इसको आपको डिस्कस करना है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. इसके पॉइंट्स आप ज़रूर दीजिएगा. 200 words will be the word limit. Okay. Second question for you is that the world is moving towards the phase of deglobalization. The world is moving towards the phase of deglobalization. You have to write the answer of this also. इसको आपको critically analyze करना है. Second one को critically analyze करो. World is moving towards deglobalization. इसको critically analyze करो, मतलब कि दोनों points देना है कि हाँ नहीं फिर way forward, ये सारी चीज़ें करके देना है आपको, ठीक है ना. So these are the two questions जिनके आंसर्स आप लिखिएगा. Now let's move to the editorial part. पहला जो हम देखेंगे Google Chrome in spying spot. अब हुआ क्या है न्यूज़, मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ. अभी रिसेंटली गूगल, जैसे जब भी आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं आपने देखा होगा एक एक्सटेंशंस का ऑप्शन आता है. एक्सटेंशंस का ऑप्शन जिसको आप डाउनलोड कर लेते हो. एक्सटेंशंस रहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का अलग एक्सटेंशन है, इसका अलग एक्सटेंशन है, ये करके एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं. तो अभी हुआ ये था कि गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो कि लगभग 32 मिलियन टाइम 32 मिलियन टाइम्स उनको डाउनलोड किया गया था. दे वर यूज्ड टू स्पाई ऑन द पॉपुलर ब्राउजर्स यूजर्स इन अ मैसिव ग्लोबल सर्वेलेंस कैंपेन अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट. एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि एक्सटेंशंस का यूज़ किया गया है बेसिकली फॉर स्पाइंग ऑन द पॉपुलर ब्राउजर्स यूजर्स. ओके, तो जो भी गूगल क्रोम के यूजर्स हैं उनके ऊपर स्पाई करने के लिए एक्सटेंशंस का यूज़ किया गया है. अब ये रिपोर्ट आई कहाँ से है, तो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है अवेक सिक्योरिटी. याद रखिएगा, अवेक सिक्योरिटी इज द नेम ऑफ द फर्म. तो अवेक सिक्योरिटी ने ये रिपोर्ट दी है एंड इट हैज फाउंड दैट 111 मैलिशियस और फेक क्रोम एक्सटेंशंस विच वर कैपेबल ऑफ टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, स्टीलिंग और लॉगिंग क्रेडेंशियल्स, कैप्चरिंग पासवर्ड्स दैट द यूजर टाइप्ड. ये सारी चीज़ें डाउनलोड करने का जो भी आप यूज़ करते हो अपने ब्राउज़र में क्रोम में डालते हो, वो सब 111 एक्सटेंशंस ऐसे थे जो कि मैलिशियस और फेक थे, जो कि स्क्रीनशॉट ले सकते थे, आपके लॉगिंग क्रेडेंशियल्स ले सकते थे, आपके पासवर्ड्स को कैप्चर कर सकते थे. अब ये अवेक सिक्योरिटी ने ये रिपोर्ट दी है, आपको याद रखना है. एक्सटेंशंस अलाउ यूजर्स टू ऐड फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज टू देयर ब्राउजर्स. एक्सटेंशंस क्या करते हैं, एक्सटेंशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ की लिमिट को एक्सटेंड कर देना. मतलब कोई एक चीज़ है वो 10 काम कर पा रही है, तो अगर एक्सटेंशन उसमें लगा दोगे तो वो 11 काम करने लगेगी. मतलब एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए आप एक्सटेंशंस का यूज़ करते हो बेसिकली, ठीक है ना. यहाँ पे वही वाली बात है जैसे कि नेटफ्लिक्स के एक्सटेंशन आ जाते हैं, कभी इसके एक्सटेंशन आ गए, तो ऐसे बहुत सारे फेक मैलिशियस एक्सटेंशंस भी रहते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं फॉर स्पाइंग एंड ऑल. अब सपोज आपने कोई स्क्रीनशॉट का एक्सटेंशन लिया है, अब मान लो वो ऐसा मैलिशियस स्क्रीनशॉट का एक्सटेंशन है कि जब भी आप उससे कोई स्क्रीनशॉट लोगे तो वो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करके अपने पास रख लेगा. तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया आपका डेटा उसने अपने आप सेव कर लिया अपने सर्वर पे, तो जिसने भी वो एक्सटेंशन बनाया होगा वो डेटा एक्सेस कर लेगा. तो ये चीज़ें बेसिकली अवेक सिक्योरिटी ने बताई है. और इसमें एक जो मेन नाम आ रहा है वो इजराइल की एक कंपनी है गैलकॉम. ओके, गैलकॉम इज द नेम ऑफ द इजरायली कंपनी जिसका नाम आ रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लगभग 2,50,000 ब्राउजर डोमेन्स जो मैनेज करते हैं, एंड गैलकॉम का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है. नाउ दे हैव रिफ्यूटेड दीज एलिगेशंस दो, लेकिन इनका नाम आ रहा है. तो इजरायली कंपनी है गैलकॉम, उनका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़ आइटम जो कि है कि क्रोम किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया था एंड हो सकता है आगे भी हो, इसलिए आपको बहुत सेफ रहना है. Who does the Galvan Valley belong to? अब गलवन आप सबको पता है लद्दाख वाली रीजन में लाई करती है. The valley refers to a land that sits between the steep mountains that buffet the Galvan River. यहाँ पे गलवन वैली जो है गलवन रिवर को करते से दो ये माउंटेन्स है. इस तरीके का वैली होता है, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली. इस तरह से आपने कई बार पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली. तो दो जब स्टीप माउंटेन्स के बीच का जो डाउनफॉल लैंड रहता है वो आपका वैली कहलाता है.
गलवान रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन, सोर्स जो है वो उसका अक्साई चीन में सोर्स है। याद रखिएगा गलवान रिवर का जो सोर्स है वो अक्साई चीन में है, ऑन चाइना साइड ऑफ द एलएसी, जो एलएसी का चाइना का साइड है वहाँ से है। एंड इट फ्लोज ईस्ट टू द लद्दाख, और ये गलवान रिवर लद्दाख की तरफ बहती है। और फाइनली इट मीट्स द श्योक रिवर। ये भी याद रखना है कि गलवान रिवर किससे मीट करती है, श्योक रिवर को मीट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूपीएससी पूछ सकता है प्रीलिम्स में भी कि गलवान रिवर कौन सी नदी में आके मिलती है, तो श्योक रिवर में आकर के मिलती है। द वैली इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। तो यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ अक्साई चीन है, उनके बीच में यहाँ वैली लाई करती है, ठीक है ना। अब होता क्या है, बेसिकली चाइना अभी रिसेंटली ये क्लेम करने लगा है कि पूरी की पूरी वैली ही उनके एरिया में लाई करती है, ठीक है ना। जो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड वाला रीजन है जहाँ पे ये नई रोड बन रही थी, वो रीजन को भी वो अपने में ही इंक्लूड करके बताने लगे हैं। तो वेयर डज द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल लाई, तो यहाँ पे द एलएसी लाइज ईस्ट टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गलवान एंड श्योक रिवर इन द वैली। तो एलएसी जो लाई करती है वो ईस्ट में लाई करती है ऑन द मर्जिंग पॉइंट ऑफ गलवान एंड श्योक रिवर, up to which both India and China have been patrolling in the recent years. After the June 15 clash, China has claimed the entire valley lies on its side of LAC. तो 15 जून के बाद जो क्लैशेस हुए उसके बाद से चाइना ये क्लेम करने लगा है कि पूरी की पूरी वैली ही उनके पास लाई करती है, ठीक है ना। What do maps tell us? अब मैप्स क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो मैप्स पॉइंट टू अ कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर। अब ऑथर का कहना है कि मैप्स जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसने ये नोट किया कि इन द 1959 जो वहाँ के प्रीमियर झाओ एनलाई थे, ही सेड दैट अ 1956 मैप पोर्ट्रेट द करेक्ट अलाइनमेंट। उन्होंने कहा था 1956 का एक मैप है जो कि बिल्कुल सही चीज़ें दिखाता है। वो जो 56 का मैप था वो गलवान वैली को इंडिया का पार्ट बताता था। 1960 में चाइना ने अपना मैप निकाला जिसमें वो क्लेम करने लगे सॉवरेनिटी ऑन द वैली। तो चाइनीज मैप फ्रॉम 1962 ऑल्सो क्लेम्स द इंटायर वैली। एक मैप 1962 में आया जिसमें उन्होंने पूरी वैली ही क्लेम कर ली। तो एक तरीके से कहना चाहिए कि वो पूरी की पूरी वैली को क्लेम करते हैं कि वो चाइनीज पार्ट है, लेकिन पहले के जो मैप थे वो कुछ और शोकेस करते हैं। तो मैप देखो कुछ इस तरीके से है, ये अगर एलएसी है, यहाँ पे आपकी पेंगोंग लेक है, यहाँ पे गलवान वाली वैली लाई करती है, लद्दाख और इधर साइड अक्साई चीन के बीच में वैली लाई करती है। गलवान और श्योक रिवर जहाँ मीट करती है उसके ईस्ट में आपका लाई करता है आपका एलएसी वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये श्योक रिवर है, ये एलएसी है, यहाँ DSDBO रोड जो दौलत बेग ओल्डी रोड है, यहाँ पे हम इंडियन साइड में बना रहे थे। साइट ऑफ क्लैश ये देखो गलवान रिवर यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये साइड ऑफ क्लैश है जहाँ पे हो रहा है बेसिकली। और हम जो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो अपनी साइड में कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब गलवान वैली में 1962 के बाद अटैक हुआ हो इस तरीके का। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। अब 1993 में हमारे यहाँ एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया एंड चाइना दे एग्रीड टू स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द LAC बिटवीन द टू साइड। दिस रिफर्ड टू द LAC एट द टाइम, रेंडरिंग इररेलेवेंट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन 1959 और 62। तो उसने रिलेवेंट कर दिया उन लाइन्स को जो 1959 और 62 के टाइम में थी। अब it also says that when necessary the two sides shall jointly check and determine the segments of LAC where they have different views as of its alignment। तो जहाँ पे भी इनके different views होंगे तो according to the BPT यानी कि Border Peace and Tranquility Agreement के अकॉर्डिंग, जो कि 1993 का एग्रीमेंट था, उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी इश्यूज होंगे वहाँ पर ये टॉक्स के थ्रू ये पता करेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली LAC लाई करती है। तो कोई क्लियर कट ये एग्रीमेंट नहीं हुए हैं। ये भी मैंने पहले आपको बताया था कि इनका सबसे बड़ा यही इशू है कि इन्होंने LAC कभी डिफाइन ही नहीं किया, डिटरमाइन ही नहीं किया, ठीक है ना। फिर 1996 में चाइना क्लेम करता है कि एक्सप्लिसिटली LAC को कोडिफाई किया गया था उस समय 1996 में। तो उनका ये कहना है कि जो आपका कहना चाहिए कंबाइंड जो मेजर्स होने चाहिए उसके जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं 1996 के, उसके अनुसार उन्होंने 1996 में अलग से कोडिफाई किया था। इसलिए उन्होंने एक्सचेंज करने से मना कर दिया मैप्स को ऑन द वेस्टर्न सेक्टर, एंड इसी कारण से वो प्रोसेस को आज भी लड़ाई झगड़े के स्टेट में रख के आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा जो आर्टिकल है वो है हाउ आर द राज्यसभा पोल्स डिफरेंट। तो सबसे पहले बात, किस तरीके से राज्यसभा पोल डिफरेंट होते हैं। ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन। द लेजिस्लेचर सेंड अ बैच ऑफ न्यू मेंबर। देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा बताता हूँ, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का फंडा याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फंडा याद रखना,
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे 4 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें जो इलेक्टर्स रहते हैं, जो इलेक्ट करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि पहले राउंड में सारे सबके 1-1 नंबर के वोट ही काउंट होंगे। अब अगर मेजॉरिटी मिल गई मेंबर को तब तो इलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग पर आते हैं, फिर जो सेकेंड नंबर पर है उनको काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से मेजॉरिटी देखी जाती है, ठीक है ना। जो टर्म यूज होता है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन आर द इलेक्शंस हेल्ड, कब होते हैं, तो इलेक्शंस तभी होते हैं अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है दैट एक्सीड्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर एक्सीड कर जाएगी नंबर ऑफ वैकेंसीज को तो ये किया जाएगा, ठीक है ना। और हर 2 साल में फ्रॉम ईच क्या होता है, हर 2 साल में जो रिटायर होने वाले मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा दे रिटायर एवरी सेकेंड ईयर एंड पोल्स आर हेल्ड टू फिल अप द वैकेंसीज, ठीक है ना। तो पोल्स होते हैं, 6 साल का टर्म होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है, बल्कि 1951 के आपके जो आरपीए है उसमें मेंशन्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है कि 6 साल का इनका टर्म होना चाहिए, वो 1951 का आरपीए बोलता है, ठीक है ना। हर दूसरे साल 1/3 रिटायर हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इन इलेक्शंस के बारे में वो ये है candidates fielded by the political parties have to be proposed by at least 10 members of assembly और 10% of the party's strength in the house। तो दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, याद रखेगा यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए आपको विच एवर इज मोर कर सकता है, तो याद रखेगा एटलीस्ट 10 मेंबर या असेंबली हो या 10% पार्टी की स्ट्रेंथ हो हाउस में, उतने लोग जब तक प्रपोज नहीं करेंगे तब तक आप उसको मेंबर नहीं बना सकते, यानी कि आप उसको कैंडिडेट नहीं बना सकते। और इंडिपेंडेंट अगर है तो कम से कम 10 प्रपोजर्स होने चाहिए एंड ऑल 10 शुड बी द मेंबर ऑफ द असेंबली ओनली। तो जो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है उसको 10 लोग प्रपोज करने वाले होने चाहिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है इलेक्टर्स कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस, अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से वो इलेक्ट करने के लिए दे सकते हैं, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2। तो क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को कितने चाहिए, 1 point more than the quotient obtained by dividing the total value of the number of seats for which elections are taking place plus 1। मतलब कि एग्जाम्पल है, अगर 4 सीट्स के लिए हैं 180 एमएलए वोट कर रहे हैं, तो जो मिनिमम वोट चाहिए वो 180/4 + 1 बराबर कितना हो गया, 180/5, 5 × 15, 3 5 6 30, तो 36 बेसिकली आपको वोट्स चाहिए, कहना चाहिए। तो 36 वोट्स विल बी नीडेड एंड जो वैल्यू रहेगी वो 3600 × 100 कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगी क्वालिफाइंग की, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, इस तरीके से निकाला जाता है। अगर एक राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो नहीं, इसमें सीक्रेट बैलेट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीक्रेट बैलेट की ज़रूरत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटा का ऑप्शन भी नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें नोटा का ऑप्शन भी नहीं होता है। और अगर क्रॉस वोटिंग होगी, मान लो कोई बीजेपी का कैंडिडेट है लेकिन बीजेपी के कोई एमएलए है जिसने कि बीजेपी के कैंडिडेट को वोट ना करके कांग्रेस के एमएलए को वोट कर दिया, तो ये कहलाता है क्रॉस वोटिंग। तो क्या क्रॉस वोटिंग में यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, या कहना चाहिए कि आपका एंटी डिफेक्शन लगेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि एमएलएस को फ्रीडम है कि वो अपनी चॉइस से वोट कर सकें यहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 आर्टिकल्स। दैट इज इट फॉर द हिंदू पार्ट। अब मैं आपको एक्सप्रेस से बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो एक्सप्रेस में जो न्यूज़ आई है वो है मिसियस के बारे में, MICIUS के बारे में। तो ये क्या है, चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया लास्ट वीक बेसिकली, जो कि बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो क्वांटम प्रॉपर्टी है इंटेंगलमेंट की, उस पर ये बेस्ड है। और आइंस्टीन ने इस प्रॉपर्टी को कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस बोला था इसका नाम। तो याद रखिएगा, क्वांटम सैटेलाइट मिसियस जो है वो लॉन्च की गई है चाइना द्वारा। तो चाइना ने लॉन्च की है मिसियस नाम की क्वांटम सैटेलाइट, मिसियस, ओके। एंड बेसिकली इसका बहुत सारे कामों के लिए की गई है। एंड इट कैन टेक कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग टू अ न्यू लेवल, होल न्यू लेवल तक ये अपनी कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग को ले जा सकते हैं। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाएगा बेसिकली, आपको ये भी ये पता रखना है। मिसियस नाम है इसका, सिक्योरिटी, कंप्यूटिंग, इंटरनेट, इन सब के लिए बेसिकली इसको छोड़ा गया है। और इसमें इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लो कि ये 2 पार्ट हैं,
ये एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड है, मतलब कि एक की प्रॉपर्टी आप दूसरे को समझे बिना नहीं कर सकते, मतलब कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेकंड वन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन। फॉर एग्जांपल अगर आपका जूता चोरी होता है तो आप बता सकते हैं कि कौन से पैर का जूता चोरी हुआ है, क्यों? क्योंकि एक अगर लेफ्ट पैर का चोरी हुआ है तो आप दूसरे जूते को देख करके बता सकते हैं कि आपका राइट पैर का जूता, मतलब जो भी जूता है उसको देख करके आप ये बता सकते हैं कि कौन सा जूता चोरी हुआ है। तो यहाँ पे एक दोनों के ऊपर बेस्ड है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर, एक की प्रॉपर्टी दूसरे पर डिपेंड करती है, अगर एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट होगा, है ना। तो ये होता है इंटेंगलमेंट, इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके बेसिकली मिसियस नाम के सैटेलाइट को लीव किया गया है। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।